हेलो नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कस्तूरी बैच की ये दूसरी पार्ट है जो कि 3 फेज इंडक्शन मोटर पे आधारित है। ये तीसरी क्लास होगी 3 फेज इंडक्शन मोटर की। इसी प्रकार से हमने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ वहां पे क्लियर किया है। सिंगल फेज मोटर को दोस्तों हमने 10 भागों में डिवाइड करके 10 क्लास लिया गया है और हर एक क्लास में जो प्रश्न मिलेंगे आपको, हर प्रश्न दोस्तों आपको एक कॉन्सेप्ट के साथ समझाया गया है। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा होगा तो आप प्लेलिस्ट दोस्तों प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं और प्लेलिस्ट का लिंक दोस्तों इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। क्लियर? तो दोस्तों वहां पे मैंने हर एक छोटे से छोटी पॉइंट को एकदम दोस्तों विधिवत रूप से आपको समझाने की कोशिश किया है और मैंने दोस्तों मुझे अपने आप पे और आप पे भी पूर्णतः विश्वास है कि मेरे द्वारा जो समझाया गया कॉन्सेप्ट है हर पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ये दोस्तों मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आपको हर पॉइंट समझ में आ जाता होगा। तो चलिए दोस्तों हम 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास को दोस्तों हम प्रारंभ करते हैं हल करना। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और दोस्तों आप इस क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, फिर हम अपने प्रश्नों को हल करने का जो सिलसिला है वो यूं ही दोस्तों प्रारंभ कर देंगे। एक बार आप शेयर कर दीजिए दोस्तों, उन विद्यार्थियों तक पहुंचा दीजिए जो दोस्तों वाकई में देखना चाहते हैं इस क्लास को, क्योंकि दोस्तों एक स्टूडेंट्स का ये फर्ज बनता है कि दूसरे स्टूडेंट्स का मदद करना। जब आप दोस्तों मदद करेंगे किसी स्टूडेंट्स का ना, तो दोस्तों यहाँ से तो आपकी जो रिलेशनशिप है, जो दोस्ती है दोस्तों, वो भी बढ़ेगी और दूसरी बात कि आप हेल्प भी कर पाएंगे उनको, है ना। तो आप एक बार इसको शेयर कर दीजिए, फिर हम अपने क्लास को दोस्तों कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम क्लास को दोस्तों हम यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों। यही वो प्रश्न है जो आपको एग्जाम में दोस्तों डायरेक्ट पूछे जाते हैं और यही वो प्रश्न है जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएंगे। इसलिए दोस्तों कलम अपने हाथ में और नोटबुक अपने साथ में रखिए। हर एक पॉइंट को आपको दोस्तों पंच लगाते चलना है, हर शब्द को दोस्तों नोट करते चलना है, ठीक है ना। देखिए एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, वो किसी भी एक लाइन से पूछे जा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है दोस्तों कि किसी एक बेसिक टॉपिक से पूछा जाएगा। कोई सा भी एक लाइन उठा के वो प्रश्न पूछ देंगे। दोस्तों आपको अगर मतलब पता है ना, तो दोस्तों किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो आपके सामने उपस्थित है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के प्रारंभक में प्रयोग किया जाने वाला एनवीसी कि कॉइल को किस मान वाला सप्लाई दिया जाना उपयुक्त समझा जाता है। दोस्तों वो होती है 110, 220 और 415 वोल्ट। इनमें से किसी भी सप्लाई को दोस्तों आप दे दीजिए एनवीसी को, है ना, एनवीसी को। एनवीसी का पूरा नाम लिखेगा, इसका पूरा नाम होता है एनवीसी का नो वोल्ट कॉइल। नो वोल्ट कॉइल, मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूं, नो वोल्ट कॉइल। ये होती है दोस्तों इसका पूरा नाम। अब समझना मेरी बात को दोस्तों कि ये जो हमारी एनवीसी होती है ना, ये प्रारंभक का मतलब क्या होता है, तो लिखना इसका मतलब होता है स्टार्टर। इसका मतलब होता है स्टार्टर। तो सुनना, स्टार्टर में जो एनवीसी लगी होती है ये किस प्रकार से काम करती है। देखिएगा 3 फेज का एक स्टार्टर है जो एक कॉन्टेक्टर उपयोग किया जाता है स्टार्टर के अंदर। तो उसमें दोस्तों 3 कॉन्टेक्ट पॉइंट होते हैं। 3 कितने 3 कॉन्टेक्ट पॉइंट होते हैं जो कि 3 फेज के लिए उपयोग किए जाते हैं। देखना यहाँ से, ये होगी हमारी आर फेज के लिए वाई और ये बी। इस कॉन्टेक्टर से आप क्या करेंगे, सप्लाई देंगे मोटर को। यहाँ पे आपकी मोटर रखी हुई है, ठीक है, जो कि 3 फेज की है। इस प्रकार से आप इसको सप्लाई देंगे। ये क्या है, आपकी मोटर। ये है आपकी 3 फेज की मोटर। इसको आप एक स्टार्टर के द्वारा सप्लाई देते हैं। स्टार्टर के अंदर लगी होती है कॉन्टेक्टर। इसमें देखना दोस्तों एक होता है कॉन्टेक्ट पॉइंट जिसको हम कहते हैं स्विच। जिसको क्या कहते हैं, स्विच। इसमें 3 स्विच होती है। तो फिर एनवीसी किस प्रकार से काम करती है, एनवीसी ना दोस्तों यहीं पे लगी होती है। एनवीसी नो वोल्ट कॉइल ये क्या करती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट उत्पन्न करती है, विद्युत चुंबक बनाती है। ये विद्युत
चुंबक बनाने का काम किसका है? तो ये दोस्तों ये एनवीसी का काम है। अब सुनना, एनवीसी को ना कभी भी डायरेक्ट सप्लाई नहीं देते, इसको ओवरलोड के माध्यम से देते हैं। एक ओवरलोड स्विच होती है, इसके माध्यम से इसको सप्लाई देते हैं, ठीक है ना। अब ये सप्लाई क्या करेगी, यहां जाएगी एनवीसी में, और एनवीसी को दोस्तों यहीं से एक न्यूट्रल की सप्लाई दे देते हैं। इस प्रकार से एनवीसी काम करेगी। देखना, जैसे ही RYB की सप्लाई आप देंगे, सप्लाई देते ही ये क्या करेगा, चुंबक बन जाएगा। और चुंबक का काम क्या होता है, लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करना। तो ये जो स्विच है ना दोस्तों, ये क्या करेगा, ये लोहे का ही तो बना हुआ है। ये क्या किसका बना हुआ है, ये लोहे का बना हुआ है। जब ये विद्युत चुंबक बनेगा तो इस स्विच को अपनी तरफ खींचेगा, तो फिर ये स्विच यहां आके चिपक जाएंगे। अब सुनना दोस्तों, जैसे ही चिपक जाएंगी, करंट इन तीनों फेजों में से आ रही है, वो अब यहां तक आ जाएगी और मोटर को मिल जाएगी, मोटर चलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से रोल होता है एनवीसी का, ठीक है। ये होता है रोल एनवीसी का। तो इसको दोस्तों हम 110, 220 और 415 तीनों सप्लाई दे सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। दोस्तों आपको ये समझ के पढ़ना है ना, आप ये समझिए कि जो मेरा एग्जाम है ना वो कल ही है, कल ही मेरा एग्जाम है, और जो मेरे पास वक्त है ना वो बस आज का ही है। इसलिए दोस्तों ये समझ के जब आप पढ़ेंगे ना कि मेरा एग्जाम कल है, मेरे पास समय केवल आज के लिए है, तो दोस्तों आप यकीन मानिए कि आप उम्मीद से भी अधिक तैयारी कर पाएंगे। जितना आपने सोचा नहीं होगा ना, उससे भी अधिक आपकी तैयारी हो जाएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने इतनी जबरदस्त तैयारी कर कैसे लिया। इसलिए आपको यही सोचना है कि मेरे पास समय बहुत कम है, और समय को दोस्तों ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक पूर्ण स्वचालित स्टार डेल्टा, एक पूर्ण स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर स्टार में कार्य कर रही है ना, परंतु डेल्टा में परिवर्तित नहीं हो रही है। क्या कारण हो सकती है? ध्यान देना, एक स्टार डेल्टा स्टार्टर है। मोटर जो होती है ना दोस्तों, चाहे वो जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होती है वो हमेशा 3 फेज की मोटर में ही स्टार्ट करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो पहले मोटर किस में चलता है, नोट करना। पहले जो मोटर होती है, पहले जो सप्लाई देते हैं, तो स्टार्टर स्टार्ट कॉन्टेक्टर में चलता है, स्टार कॉन्टेक्टर है ना, स्टार कॉन्टेक्टर में चलता है। जब मोटर अपनी फुल स्पीड प्राप्त कर लेती है तो टाइमर जो होता है ना, इस स्टार कॉन्टेक्टर को क्या कराता है, ये इसको दोस्तों होल्ड करा देता है। क्या करा देता है, डिस्कनेक्ट कर देता है सप्लाई से, और मोटर क्या करती है कि डेल्टा ये जो सप्लाई है ये किस पे ट्रांसफर हो जाती है, पहले स्टार कॉन्टेक्टर पे थी, अब डेल्टा पे चली जाएगी। तो मोटर रनिंग किस में करेगी, तो ये डेल्टा कॉन्टेक्टर में। नोट करना, ये डेल्टा कॉन्टेक्टर में रनिंग करती है ना, डेल्टा कॉन्टेक्टर में रनिंग करती है, और स्टार्ट किस में होती है, स्टार में। अगर सप्लाई देने से मोटर स्टार्ट हो जाती है स्टार कॉन्टेक्टर के साथ, लेकिन डेल्टा में परिवर्तित नहीं हो रही है, तो क्या यहां से क्या कंक्लूजन निकल के आता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि डेल्टा कॉन्टेक्टर खराब है। डेल्टा कॉन्टेक्टर खराब नहीं है दोस्तों, टाइमर खराब है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के अनुसार ये जो टाइमर है ना, टाइम के अनुसार डेल्टा कॉन्टेक्टर को डिस्कनेक्ट करके स्टार कॉन्टेक्टर को डिस्कनेक्ट करके ये डेल्टा कॉन्टेक्टर को पिकअप ही नहीं करा पा रही है ना। अगर टाइमर में आप टाइम सेट कर देते हैं कि मोटर स्टार्ट करते हैं स्टार कॉन्टेक्टर के साथ, तो 5 मिली सेकेंड के बाद डेल्टा में अपने आप चला जाना चाहिए, यानी कि टाइमर इसको डेल्टा में पिकअप करा दे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब कि डेल्टा कॉन्टेक्टर तो सही है आपका, लेकिन टाइमर खराब है। क्या है, ये टाइमर खराब है। तो आपको टाइमर को सही करना है, ना कि कॉन्टेक्टर को। तो इस प्रकार से दोस्तों दोबारा प्रश्न को पढ़ते हैं कि एक पूर्ण स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर, ठीक है, स्टार में कार्य कर रही है परंतु डेल्टा में परिवर्तित नहीं हो रही है। क्या कारण हो सकता है, टाइमर खराब है, यही मेन कारण है ना।
नेक्स्ट देखिएगा कि डेल्टा संयोजन में लगे प्रतिरोध में से किसी एक के समाप्त हो जाने पर, है ना, किसी एक के समाप्त हो जाने पर मोटर के शक्ति पर कौन सा प्रभाव होगा। दोस्तों इस पॉइंट को आप समझिए कि किसी एक के समाप्त हो जाने पर, किसी एक का मतलब क्या है, ये देखिए एक प्रतिरोध है ना, ये क्या है, एक प्रतिरोध जो कि इस प्रकार से डेल्टा में कनेक्ट है। ये डेल्टा बन गया ना, ये क्या है, प्रतिरोध है। ये सब के सब देखिए ये प्रतिरोध है, इसको R1 नाम दे देते हैं, और ये प्रतिरोध R2 और ये है R3 प्रतिरोध। अगर इनमें से, इन तीनों में से कोई एक प्रतिरोध अगर जल जाती है या शॉर्ट हो जाती है तो केवल 2 ही प्रतिरोध बचेंगे। उस कंडीशन में जो मोटर की पावर है, जो मोटर की शक्ति है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, इसकी जो शक्ति है ना ये 33% डाउन हो जाएगी। अगर ये 100% पे चल रही है, कितना, अगर ये 100% पे चल रही है तो अब यानी कि कहने का मतलब है कि अगर ये 100% दक्षता के साथ चल रही है ना, तो अब ये कितना परसेंट दक्षता के साथ चलेगी, 66% दक्षता के साथ चलेगी। 33% जो इसकी शक्ति है ना वो समाप्त हो जाएगी एक प्रतिरोध के समाप्त होने से, ठीक है ना। तो इस चीज को आप अपने नोटबुक में दोस्तों नोट करते चलिए, ठीक है ना। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों, ये जो मोटर है ना, जब आप मोटर के कॉन्सेप्ट को आप समझ जाएंगे तो दोस्तों मोटर आपके अंडर में हो जाना चाहिए। क्या मोटर दोस्तों आपके अंडर में हो जाना चाहिए, और एक इलेक्ट्रीशियन के अंडर में ही होना चाहिए मोटर, उसके कंट्रोल में होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन के कंट्रोल में होना चाहिए दोस्तों मोटर, तभी जाके बात बनेगी, नहीं तो दोस्तों इलेक्ट्रीशियन का कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे कॉन्सेप्टों को समझिए, एग्जाम क्वालिफाइड कीजिए, जब आपको सर्विस मिलेगी कंपनी में दोस्तों किसी प्लांट में, वहां पे अपना परफॉर्मेंस दिखाने का जब वक्त आएगा तो यही क्वेश्चन आपको वहां पे साथ देंगे दोस्तों। क्या यही वो प्रश्न आपको वहां पे साथ देने वाले हैं। आपको ध्यान आएगा कि डेल्टा कॉन्टेक्टर पिकअप नहीं हो रहा है, क्या रीजन हो सकता है भैया, इसमें टाइमर में छेड़छाड़ करो, टाइमर को सुधारो, है ना कि कॉन्टेक्टर को। तो चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टेटर बॉडी किस धातु के बनाए जाते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों कि जो स्टेटर बॉडी होती है ये किस धातु के बनाए जाते हैं। सुनना, जो 3 फेज मोटर होती है, केवल 3 फेज ही नहीं, जब भी दोस्तों बात अगर आपको करें इंडक्शन मोटर की, किसकी, इंडक्शन मोटर की, तो आप एक ही चीज ध्यान रखना कि जो इंडक्शन मोटर होती है ना, इसमें दोस्तों जो स्टेटर होती है ये बनी होती है सिलिकॉन स्टील की। अभी बताता हूं, सिलिकॉन स्टील का दोस्तों पूरा पोल आपके सामने खोल के रख दूंगा, ठीक है। सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, क्यों, क्योंकि जो हमारी आर्मेचर होती है, आर्मेचर इंडक्शन मोटर में स्थिर होती है। नोट कीजिएगा, जो स्थिर वाला भाग है इंडक्शन मोटर का, वो कौन सा भाग कहलाता है, वो कहलाता है आर्मेचर। आर्मेचर इसमें स्थिर होता है, और स्टेटर भी तो स्थिर होती है, स्टेटर थोड़ी ना घूमती है, घूमती तो रोटर है। तो स्टेटर में क्या लगा हुआ है, सिलिकॉन स्टील का बना आर्मेचर लगा हुआ है, और स्टेटर के साथ ये स्टैटिक है, स्थिर है। तो ये किसकी बनेगी, सिलिकॉन स्टील की। अब दोस्तों सिलिकॉन स्टील के बारे में जानने के लिए तैयार हो जाइए। नोटबुक दोस्तों अपने हाथ से, अपने पास से दोस्तों आपको दूर रखना ही नहीं, हर पॉइंट को नोट करना है। अब देखना, जो सिलिकॉन स्टील है, इसमें सिलिकॉन स्टील को ही हम आर्मेचर बनाने के लिए क्यों प्रयोग किए, आखिर इसमें ऐसी क्या खास वजह है, ऐसी क्या खास बात है कि हम स्टेटर बनाने के लिए सिलिकॉन स्टील को ही प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहली दोस्तों इसकी खास पॉइंट लिखिएगा कि जो इसमें चुंबकीय गुण होते हैं, क्या होते हैं ये, आप ये लिखिए कि ये बेहतर चुंबकीय पदार्थ हैं। ये क्या है, ये बेहतर चुंबकीय पदार्थ होते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये बेहतर चुंबकीय पदार्थ होते हैं। दूसरी पॉइंट होती है दोस्तों जो इसकी परमेबिलिटी होती है ना, परमेबिलिटी होती है, ये परमेबिलिटी सिलिकॉन स्टील में दोस्तों उच्च होती है। क्या होती है, सिलिकॉन स्टील में उच्च होती है। अब देखना, स्टील में हमने सिलिकॉन क्यों मिलाया, बात यहां पे अटक रही है कि स्टील तो थी हमारे पास, लेकिन हमने सिलिकॉन को क्यों मिलाया। तो सुनना मेरी बात को कि सिलिकॉन को हम इसलिए मिलाते हैं कि सिलिकॉन में वह गुण है जो चुंबकीय गुणों को नष्ट किए बिना,
क्या, जो चुंबकीय गुणों को दोस्तों नष्ट किए बिना चुंबकीय फ्लक्स की चालकता को कम कर सकता है। दोबारा सुनना कि जो सिलिकॉन होती है इसमें वह गुण है जो चुंबकीय गुणों को नष्ट किए बिना चुंबकीय फ्लक्स की चालकता को कंट्रोल कर सकती है, वो गुण है दोस्तों इस सिलिकॉन में। इसलिए हम सिलिकॉन को किससे मिलाते हैं, इस स्टील के साथ मिलाते हैं। ये दोस्तों सबसे खास वजह है। और दूसरी बात लिखिएगा, तीसरा पॉइंट और लिखिएगा कि जो इसमें हिस्टैरिसीस मान होता है ना, जो इसका दोस्तों हिस्टैरिसीस गुणांक है, ये हिस्टैरिसीस गुणांक बहुत ही कम होती है। कितना, 1.6 होती है। नोट करना, इसका हिस्टैरिसीस गुणांक 1.6 होती है। हिस्टैरिसीस मान बहुत कम होता है, ठीक है ना। इसलिए हम सिलिकॉन में, इसलिए हम स्टील में सिलिकॉन मिलाते हैं, ना कि सिलिकॉन में स्टील, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों सिलिकॉन में स्टील में सिलिकॉन मिलाया जाता है। अब तो दोस्तों सिलिकॉन की बात हो गई, बात आती है स्टील की कि स्टील को हम किस लिए काम में लेते हैं। तो इसकी जो चालकता है, नोट करते चलना दोस्तों, हर पॉइंट को नोट करना। जो इसकी चालकता है ना दोस्तों, अति उच्च चालकता होती है। आपने पढ़ा होगा कि जो ओवरहेड की ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें क्या प्रयोग किया जाता है, कौन सा वायर, ACSR। देखना इसमें क्या होता है दोस्तों, एक बीच में आती है S, बीच में क्या आती है, एस का मतलब क्या होता है, स्टील, है ना। इसका मतलब क्या होता है, स्टील। यही स्टील दोस्तों यहां पे भी है। किस लिए, क्योंकि चालकता को हमें बढ़ाना है, चालकता को हमें बढ़ाना है, इसलिए हम यहां पे स्टील का प्रयोग करते हैं। और सिलिकॉन का दोस्तों पूरा हिस्ट्री आपके सामने पड़ी है। अब दोबारा थोड़ा सा सुनना दोस्तों, रिवाइज करा देता हूं कि सिलिकॉन का प्रयोग मेनली क्यों करते हैं। क्योंकि जो चुंबकीय गुण है ना, इन गुणों को नष्ट किए बिना ही, इन गुणों को नष्ट किए बिना ही जो चुंबकीय गुणों का जो फ्लक्स है उस फ्लक्स को कम किया जा सकता है। अगर इसमें सिलिकॉन नहीं मिलाएंगे, दूसरी धातु मिला देंगे, तो दोस्तों वो गुण नहीं होगा उनमें जो कि सिलिकॉन में उपस्थित है ना। ये होती है दोस्तों सिलिकॉन स्टील की पूरी कहानी। अब देखना स्टेनलेस स्टील क्या होती है। अब सुनना मेरी बात को दोस्तों, ये स्टेन अलग चीज है और स्टील अलग चीज है। अब समझना यहां से कि स्टील है, जो स्टील है दोस्तों ये तो आपको पता है, ठीक है ना। अगर स्टील में हम क्रोमियम और निकल नहीं मिलाएंगे, नोट करना, अगर हम इसमें क्रोमियम, है ना, अगर इसमें हम क्रोमियम प्लस निकल, अगर इसका हम मिश्र धातु नहीं मिलाएंगे तो ये स्टेनलेस स्टील नहीं बनेगी। और प्योर जो स्टील होती है ना दोस्तों, उसमें वो जंग लग सकती है। इसमें क्या लग सकती है, इसमें जंग लग सकती है। लेकिन जब क्रोमियम और निकल मिला के आप स्टील को तैयार करेंगे तो बन जाएगा स्टेनलेस स्टील। अब ये क्या होगा, ये जंग मुक्त हो जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार की अब जंग लगने की कोई खतरा ही नहीं है ना। आप सोचिए कि जो आप ब्लेड होती है ना, जिससे दोस्तों आप दाढ़ी बनाते हैं, जिससे आप बियर्ड अपना सेव करते हैं, अगर मान के चलिए उसमें जंग लग जाएगा तो क्या आप अपना सेविंग कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस स्टील को क्रोमियम और निकल मिला करके इसको स्टेनलेस स्टील बना देते हैं और इसको हम जंग मुक्त बना देते हैं, जंग लग नहीं सकता इसमें, ठीक है ना। ये हो गया दोस्तों स्टेनलेस स्टील। माइल्ड स्टील क्या होता है, तो लिखना माय डियर, माइल्ड स्टील का वहां पे प्रयोग किया जाता है जो डीसी मोटर होती है बड़ी आकार की, है ना। जो बड़ी आकार की डीसी मोटरें होती हैं उनमें उनकी बॉडी बनाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए हम माइल्ड स्टील का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो माइल्ड स्टील है बड़ी आकार की, जैसे 500 किलोवाट, 250 किलोवाट, इतने हैवी पावर रेटिंग वाली अगर डीसी मोटर का निर्माण करना है तो वहां पे हमें बॉडी किस धातु का बनाना होगा, माइल्ड स्टील का, ठीक है दोस्तों। और कास्ट आयरन का प्रयोग लिखना, जो छोटी डीसी मोटरें होती हैं, है ना, जो छोटी डीसी मोटरें होती हैं, इन मोटरों की बॉडी बनाने के लिए, बॉडी कहिए या फिर आप दोस्तों फ्रेम कहिए या आप कहिए योक, ये तीनों चीज एक ही चीज है ना। बॉडी, फ्रेम, योक, ये तीनों एक ही चीज है। ये दोस्तों अब हाई कार्बन स्टील का प्रयोग हम कहां पे करते हैं, तो लिखना हाई कार्बन स्टील का प्रयोग हम वहां पे करते हैं जहां पे हम ऐसे स्थान पे प्रयोग करते हैं कि अगर इस
स्टील के द्वारा अगर हम किसी दूसरे धातु में हम घर्षण कराते हैं तो ये हमारी हाई कार्बन स्टील खुद ना घर्षण होकर दूसरे को दोस्तों घिस दे। जैसे कि जो रेतियां होती हैं जिसको अपन फाइल कहते हैं, फाइल से हम क्या कहते हैं, जैसे कि फाइल बना के हम कास्ट आयरन को हम घिसते हैं, ठीक है, चिकना करते हैं, तो कास्ट आयरन घिस जाए लेकिन जो हाई कार्बन स्टील से फाइल बनी है, रेती बनी है, वो रेती ना घिसे, इसलिए इसका प्रयोग हम करते हैं फाइल बनाने के लिए, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, रेती बोलिए या फिर आप बोलिए फाइल। ये होता है दोस्तों हाई कार्बन स्टील का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये दोस्तों आप छाप के रखिए अपने नोटबुक में, ये दोस्तों काम आने वाला है। यही दोस्तों पूछा जाता है एग्जाम में और कुछ भी नहीं पूछा जाता है ना। ये सब दोस्तों अब आपके अंडर में आ गई हैं, ये अब कहीं नहीं जाने वाली हैं। जैसे ही एग्जाम आता है सीधे दोस्तों इनको उठा के हिस्टैरिसीस गुणांक के मान को उठा के सीधे पटक देना है आपको, जो एग्जाम में प्रश्न पूछा गया होगा उसके आंसर में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का कार्य प्रणाली किस युक्ति के समान होती है ना। अब देखिए दोस्तों, इतना अच्छा प्रश्न आपको सॉल्व करा रहा हूं, आपका ये पूरा कर्तव्य बनता है दोस्तों कि इस क्लास को ना आप शेयर करो, ठीक है ना, अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंचाने की ये आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों। मैं ना जो अपनी जिम्मेदारी है दोस्तों, मैं पूरी शिद्दत के साथ अपनी जिम्मेदारी पूरा लगन के साथ निभा रहा हूं। मेरा काम है आपको सिखाना दोस्तों, और मोटर को दोस्तों जितने भी मोटर के पार्ट हैं, मोटर की दोस्तों जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी इसकी नॉलेज है, मैं सब कुछ दोस्तों आपको दूंगा। बस आप इसके बदले में एक काम कर दीजिए छोटा सा, वो भी किस क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि 3 फेज की एक इंडक्शन मोटर है, इसका जो कार्य प्रणाली होती है ये किस युक्ति के समान होती है ना, किस डिवाइस के समान होती है, ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों होती है हमारी लघु परिपथन ट्रांसफार्मर। क्या? ये लघु परिपथन ट्रांसफार्मर की तरह होती है। ध्यान से सुनना, ये एक ट्रांसफार्मर की कोर है। ये क्या है? ट्रांसफार्मर की कोर भी दोस्तों सिलिकॉन स्टील की ही बनाई जाती है। आप ध्यान से सुनना, ये है इसकी प्राइमरी वाइंडिंग और ये है इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग। हम क्या करते हैं कि हम इसको दोस्तों एक लोड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। हम एक लोड यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं और लोड कनेक्ट करके इसको शॉर्ट कर देते हैं। ये इसकी है सेकेंडरी वाइंडिंग, इसको हम नाम लिखते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग और ये वाली है हमारी प्राइमरी वाइंडिंग, प्राथमिक वाइंडिंग, प्राथमिक वाइंडिंग या प्राथमिक कॉइल। अब देखिए ट्रांसफार्मर में दो ही होता है कॉइल, प्राथमिक और सेकेंडरी। हम इसको फेस और न्यूट्रल से देते हैं। देखिए प्राथमिक से हमने सप्लाई दे दिया, यहां से क्या दिया है हमने? सप्लाई दिया है। और सेकेंडरी को हमने, ये क्या है दोस्तों? ये है लोड, है ना, जिसको आप कहते हैं भार। तो ये भार से कनेक्ट कर दिया। इसी प्रकार से इंडक्शन मोटर में भी होता है। कैसे होता है? देखिए जो इंडक्शन मोटर होती है ना दोस्तों, उसका जो रोटर होता है वो शॉर्ट सर्किट होता है। जैसे कि ये शॉर्ट सर्किट है, लोड के साथ ये शॉर्ट है ना, तो सेकेंडरी वाइंडिंग मोटर में क्या काम करती है? रोटर। और प्राइमरी वाइंडिंग स्टेटर में जो कॉइल लगाई गई है, स्टेटर वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग का काम करता है मोटर का, जिसमें सप्लाई देते हैं। इसी प्रकार से ट्रांसफार्मर में भी सप्लाई देते हैं प्राइमरी वाइंडिंग से। और मोटर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो रोटर होती है, जो कि शॉर्ट होती है। और ट्रांसफार्मर में भी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है जो लोड के साथ शॉर्ट होती है। समझ रहे हैं ना? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि लघु परिपथन ट्रांसफार्मर के जैसे ही होती है 3 फेज इंडक्शन मोटर की कार्य प्रणाली। दोस्तों इतनी सी पॉइंट आप जान लीजिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लिया जाए। देखिए एसी जो हमारे डीसी जनित्र है, ये डीसी जनित्र दोस्तों होती है डीसी मोटर की तरह। ये जो डीसी जनित्र होती है ये डीसी मोटर की तरह होती है, ठीक है ना। और जो हमारे डीसी जनित्र है वो एसी जनित्र की तरह होती है। कैसी? एसी जनित्र। इसी एसी जनित्र को आप कहते हैं अल्टरनेटर। इसी को आप कहते हैं अल्टरनेटर या फिर एसी जनित्र। पढ़िए, अब सुनना मेरी बात को कि डीसी मोटर डीसी जनरेटर के जैसे काम करता है और डीसी जनरेटर दोस्तों अल्टरनेटर की तरह काम करता है। अगर पूछे कि अल्टरनेटर किसके जैसे काम करता है तो आप लिखना ये सिंक्रोनस मोटर की तरह।
सिंक्रोनस मोटर। लेकिन आपको ये चीज दोस्तों ध्यान में रखना है कि 100% नहीं, आपको 100% ये लेके नहीं चलना है ना कि 100% एक ही जैसे काम करते हैं। लगभग में ये आंसर दिया जाता है हमेशा, लगभग में, क्योंकि देखिए सिंक्रोनस मोटर दोस्तों 3 फेज होने के बावजूद भी ये सेल्फ स्टार्ट नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखना। और जो अल्टरनेटर है इसको दोस्तों प्राइम मूवर से घुमाया जाता है तब ये करंट पैदा करती है। ये असमानता है, लेकिन असमानता होने के बावजूद भी इसको समान रूप माना जाता है, इसकी कार्य प्रणाली को समान रूप माना जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखना, क्योंकि इसमें भी फैराडे का नियम लगता है, इसमें भी फैराडे का नियम लगता है। ये दोस्तों कुछ होते हैं कॉन्सेप्ट्स, इसको आप ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के रोटर चालक शॉर्ट सर्किटेड होते हैं, है ना। यानी कि दोस्तों वो प्रश्न आपके सामने आ ही गया जो मैं आपको अभी पहले कुछ टाइम पहले समझा रहा था कि जो इसके रोटर होते हैं वो शॉर्ट सर्किटेड होते हैं। देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर के जो रोटर होते हैं वो कैसे होते हैं, शॉर्ट सर्किटेड होते हैं, है ना, शॉर्ट सर्किटेड होते हैं। किसी एक चालक के टूट जाने पर मोटर क्या करेगी? भैया सबसे पहले आपको आंसर लगाना है, आवाज होगी, है ना। क्या होगी? नॉइस होगी। अब देखना मैं आपको दोस्तों पूरा समझाने की कोशिश करूंगा, आपको चित्र के साथ समझाऊंगा दोस्तों, आप भूल ही नहीं सकते इस चित्र को। देखिए जो मोटर का रोटर होता है ना, वो रोटर में वाइंडिंग नहीं किया जाता। स्क्वायरल केज रोटर की बात कर रहे हैं, स्क्वायरल केज मोटर का रोटर में किसी भी प्रकार की वाइंडिंग नहीं किया जाता। अब दोस्तों यहां से मैं आपके कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर करना चाहूंगा कि जो वाइंडिंग होता है ना, वाइंडिंग पतले तार होते हैं और उसको आप आसानी से इस प्रकार से राउंड में मोड़ सकते हैं। अगर मैं इसी तार को इस पेन के आकार मोटा कर दूं तो आप बताइए क्या ये मुड़ सकती है कॉइल के रूप में? नहीं मुड़ सकती। तो हम क्या करते हैं, ये देखिए ये है रोटर का बार, इसको हम क्या करते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये है रोटर का बार। ये बार क्या होता है, ये कंडक्टर्स ही होते हैं, है ना, जिसको हम कहते हैं चालक, जिसको हम क्या कहेंगे, चालक। अब देखना इसको वाइंडिंग नहीं कहेंगे, जब तक आप टर्न का रूप नहीं देंगे तब तक उसको वाइंडिंग नहीं कहेंगे। लेकिन ये आपका वाइंडिंग है, ये क्या है, कंडक्टर्स है, चालक है। ध्यान से सुनना। तो इसमें देखिए इसी कॉपर को इतने मोटे आकार के रूप में इसको आपस में देखिए दोस्तों क्या कर दिया गया है, शॉर्ट कर दिया गया है। ये जो आप देख पा रहे हैं ना गोले गोले आकार का दोनों साइड पे, या ये क्या चीज है, ये है दोस्तों एक रिंग। रिंग के द्वारा ये देखिए यहां पे देखिए ये सारे क्या हो रहे हैं, आपस में शॉर्ट हो रहे हैं, शॉर्ट हो रहे हैं ना, ये सब आपस में क्या हो रहे हैं, आपस में ये सारे के सारे शॉर्ट किए गए हैं। तो देखना एंड रिंग के द्वारा ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इसको किस रिंग से शॉर्ट करते हैं। तो लिखना कि जो कंडक्टर्स होते हैं, रोटर के कंडक्टर जो होते हैं उनको आपस में एंड रिंग के द्वारा आपस में शॉर्ट करते हैं। देखिएगा इसी के बीच में दोस्तों यहां पे है रोटर, शाफ्ट है, ये क्या है, शाफ्ट। ये शाफ्ट इतना हाई स्पीड से घूमता है कि ये जो हमारी कंडक्टर है ये दोस्तों टूट भी सकती हैं। इसलिए इसको सपोर्ट देने के लिए यहां पे देखिए बीच में देखिए आप, इसको सपोर्ट देने के लिए एक केज लगाया गया है ना, इसको सपोर्ट देने के लिए एक देखिए एक गोले आकार का डिस्क लगाया गया है ना, ये क्या है, ये एक डिस्क है। ये यांत्रिक रूप से दोस्तों बैलेंस बनाता है, संतुलन बनाता है, ताकि जब रोटर हाई स्पीड से घूमने लगे ना तो ये जो चालक है, ये चालक दोस्तों अनबैलेंस ना हो, है ना, लूज ना हो जाए। इसके वजह से इसको सपोर्ट देने के लिए एक डिस्क लगाई जाती है और एंड रिंग के द्वारा शॉर्ट कर दी जाती है। ये मैं दोस्तों इसलिए आपको ये फोटो दिखा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप दोस्तों मोटर के उस तह तक घुस के देख लो कि मोटर आखिर में वाकई में मोटर है क्या चीज, है ना, मोटर है क्या चीज। अगर आपको यह चीज जानना है ना तो हर एक पार्ट को दोस्तों आपको समझना होगा और हर एक पार्ट का पहले डायग्राम चित्र देखना होगा, तब आपको समझेगा। अगर मैं ऐसे ही आपको बता देता ना दोस्तों तो आपको हवा में हवाई हो जाती। ये क्या कंडक्टर्स बार होते हैं, क्या एंड रिंग होते हैं, समझ तो जाते लेकिन दिखाई थोड़ी देता, ठीक है ना। तो ये दोस्तों ये पूरा डिटेल है इसका। अब सुनना, अब क्या करते हैं, इसको हम इसी प्रकार से थोड़ी रखते हैं, इसको फिर हम इस रूप में रख देते हैं। ये कौन सा पार्ट है, तो ये है दोस्तों इसका एंड कवर। ये क्या है इसका, ये इसका एंड कवर है। और ये वाली जो आप देख रहे हैं ना जो धुरा है, वो यही तो धुरा है दोस्तों, इसी को तो हम कहते हैं शाफ्ट,
है ना, इसी को क्या कहते हैं हम, शाफ्ट। यही शाफ्ट है ये। अब ये वाले रोटर देखिए यहां पे आ गए, इस प्रकार से ये है रोटर। अब सुनना मेरी बात को, आप यहां से एक चीज ध्यान से देखेंगे तो ये जो रोटर के कंडक्टर दिख रहे हैं दोस्तों, ये तिरछे दिख रहे हैं। क्या, ये तिरछे दिख रहे हैं ना। तिरछा इसलिए किया जाता है ताकि कॉगिंग ना हो मोटर में। मोटर में कौन सा फॉल्ट ना हो, कॉगिंग नाम का एक फॉल्ट होता है। उस फॉल्ट से बचने के लिए हम ये जो रोटर के कंडक्टर है देखिए ये तिरछा है। ये क्या है, तिरछा। यहां से देखिए ये तिरछा है। अब क्वेश्चन हमारा ये है दोस्तों, बहुत आगे निकल आए कि अगर इनमें से एक भी कंडक्टर टूट गया तो क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। अगर टूट गया ना भाई साहब तो हो जाएगा लफड़ा, और लफड़ा ये हो गया कि मोटर आवाज बहुत अधिक करने लगेगी। मोटर क्या करेगी, आवाज करेगी, जिसको हम कहेंगे हमिंग आवाज, जिसको क्या कहेंगे, हमिंग नॉइस, हमिंग नॉइज। तो आप इसको दोस्तों नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर का क्वेश्चन है कि रोटर में प्रेरित ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी मोटर के किस राशियों पर निर्भर करती है। ऐसे छोटे छोटे बातों को दोस्तों आपको जानना बहुत ही जरूरी है ना, कि रोटर में प्रेरित ईएमएफ, जैसे कि मैंने अभी आपको जो डायग्राम दिखाया था, देखिएगा मैं दोबारा दिखा देता हूं उस डायग्राम को। ये देखिए ये क्या है, ये है दोस्तों रोटर का कंडक्टर। जब चुंबकीय क्षेत्र में ये घूमेगी, ये क्या करेगी, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होगा। ध्यान देना, इस रोटर के जो कंडक्टर है ना, इसके दोस्तों चारों तरफ अगर चुंबकीय क्षेत्र होगी इस प्रकार से, ये क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। इसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर इसको हाई स्पीड से हम घुमाएंगे, हाई स्पीड से अगर हम घुमाते हैं तो इसमें क्या उत्पन्न होता है, ईएमएफ, है ना, क्या, ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। ये ईएमएफ क्या है, ये एक विद्युतीय बल है, विद्युतीय बल, विद्युतीय बल। अगर मैं इस पेन को दोस्तों, ये पेन नीचे गिरी हुई है, अगर मैं पेन को हाथ से पकड़ के उठाता हूं तो कौन सा बल का प्रयोग करके उठा रहा हूं, ये यांत्रिक बल का प्रयोग, भौतिक बल का प्रयोग हो रहा है। लेकिन इसमें अब हम इसको हाथ से तो घुमा नहीं सकते मोटर के रोटर को, है ना, कब तक घुमाएंगे, इसलिए इसमें कौन सा बल लगाया जाता है, विद्युतीय बल। ईएमएफ का पूरा नाम लिखिएगा इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब देखना दोस्तों, फोर्स का मतलब होता है बल, कौन सा बल होता है, यही वाली बल होती है। और मोटिव का मतलब होता है दोस्तों मोशन, जिसको हम कहते हैं गति। इलेक्ट्रो का मतलब होता है विद्युत, क्या होता है इसका मतलब, विद्युत। तो ये ईएमएफ इसमें उत्पन्न होता है। अब दोबारा हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। दोबारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों कि रोटर में प्रेरित ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी मोटर के किस राशियों पर निर्भर करती है। जब दोस्तों उसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है ना, तो जो एंड रिंग के द्वारा शॉर्ट किया गया है, उस शॉर्ट होने से जो उसका परिपथ है वो पूरी तरह से कंप्लीट है, और परिपथ कंप्लीट है इसीलिए दोस्तों उसमें करंट का प्रवाह चलेगा। जब करंट प्रवाह चलेगी तो उस करंट का कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी भी होगा। जैसा कि हमें पता है कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी का मान है वो होता है दोस्तों 50 हर्ट्ज, है ना। एच जेड क्या है, ये है दोस्तों हर्ट्ज। हर्ट्ज एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही दोस्तों बताया कि करंट 1 सेकंड में कितने बार नीचे जाती है, कितने बार ऊपर जाती है, ठीक है ना। इस चीज को दोस्तों हर्ट्ज ने इसका पूरा विश्लेषण दिया था अपने थ्योरी में, तो उन्हीं के नाम से ये हर्ट्ज, उन्हीं के नाम से दोस्तों ये हर्ट्ज आया है, ठीक है ना। तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी में 50 हर्ट्ज होती है। तो जो रोटर में प्रेरित का मतलब होता है, नोट करना दोस्तों, उत्पन्न होना। जो उत्पन्न हुआ है ईएमएफ, उस ईएमएफ का फ्रीक्वेंसी कितना होगा। तो सुनना, प्रारंभ में जब दोस्तों मोटर स्टार्ट होती है उस समय जो ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी होती है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है।
कितना, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर। यानी कि जो प्रेरित ईएमएफ है उस ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज ही होगी, जितना कि मोटर को चालू होने के लिए आपने सप्लाई दिया है तो उस सप्लाई में जो फ्रीक्वेंसी है उसी फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। लेकिन जैसे जैसे मोटर का रोटर घूमना स्टार्ट करता है, पिकअप बनाता है घूमने के लिए उसका शाफ्ट, तो उसमें स्लिप भी आ जाती है। फिर क्या होता है, उस समय उस जो ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी है वो स्लिप पर भी निर्भर हो जाती है। इसलिए दोस्तों अब मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो ऑप्शन में पूछे जाते हैं। ऑप्शन में ये लिखा मिलेगा आपको, रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर एस गुणे सप्लाई फ्रीक्वेंसी। यही दोस्तों आपको ऑप्शन में मिलेगा। अब देखना, एफ एस का मतलब क्या होगा, एस से हो जाएगा सप्लाई और एफ से हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, एफ से होगी फ्रीक्वेंसी, ये होता है। और एस का मतलब होता है स्लिप, है ना, इसका मतलब क्या होता है, स्लिप। और एफ आर, आर से होता है दोस्तों रोटर, और इस एफ का मतलब हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, है ना, रोटर फ्रीक्वेंसी। दोस्तों आपको यही टिक करना है, आपको यही करेक्ट आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो इसका सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर होगा कि सी और डी दोनों है कि स्लिप और सप्लाई फ्रीक्वेंसी दोनों के ये समानुपाती, दोनों राशियों पर ये निर्भर करती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है कि मोटर के रोटर का घूर्णन किस बात पर निर्भर करता है। ये दोस्तों ये किस बात पर निर्भर करता है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करता है कि चुंबकीय क्षेत्र है ना, जो देखिए ये है हमारा रोटर और ये है इसका स्टेटर। जब इस पे आप सप्लाई देते हैं 3 फेज की, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ये एयर गैप में ये घूमना स्टार्ट कर देता है। अगर ये इस दिशा में घूम रहा है, ये कौन सी दिशा होगी, तो दोस्तों ये एंटी क्लॉक, ये क्लॉकवाइज होगी, है ना, क्लॉक वाइज दिशा है, यानी कि घड़ी इसी दिशा में घूमती है ना, तो ये क्लॉक वाइज दिशा है। अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्लॉक वाइज है तो जो रोटर की दिशा होगी वो भी किस दिशा में होगी, क्लॉक वाइज ही होगी। तो जो रोटर का घूर्णन है, घूर्णन का मतलब घूमना, ये किस बात पर निर्भर करता है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करता है ना। अगर दोस्तों अगर इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को आपने बदलकर इस तरफ कर दिया ना, इस तरफ कर देंगे, तो रोटर भी क्या करेगी, इस डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए पहले यहां आर फेस था, वाई फेस, बी फेस था। अब आपको क्या करना होगा, यहां तो आर को रहने दीजिए, यहां बी फेस कर दीजिए, यहां वाई फेस कर दीजिए। मोटर दोस्तों उल्टी दिशा में नाचना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। तो ये दोस्तों इसका होगा करेक्ट आंसर कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को आप बदल दीजिए, मोटर अपने घूमने की दिशा को तुरंत चेंज कर देगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में अंशीय स्लिप का मान कितना होता है। अंशीय स्लिप का मान कितना होता है। दोस्तों एक बार और आपको बोलना चाहूँगा कि इस क्लास को ना दोस्तों आप शेयर कर दीजिए। जो भी स्टूडेंट्स नहीं शेयर किए होंगे उनसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को आप अधिक से अधिक शेयर करें, है ना, अधिक से अधिक दोस्तों लोगों तक पहुँचाएं ताकि वो भी इस क्लास को देख सकें। ये दोस्तों आपको बस इतना सा काम करना है। और जो स्टूडेंट्स इस क्लास को शेयर कर दिए है ना, उनको तो दोस्तों मेरा दिल से धन्यवाद है ना दोस्तों, उनको मेरा दिल की गहराइयों से उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में अंशीय स्लिप का मान कितना होता है। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको तो ये पकड़ना होगा इस पॉइंट को कि अंशीय स्लिप है क्या चीज। अंशीय स्लिप तो देखिए NS माइनस NR बटे NS, यही है अंशीय स्लिप। अब भैया NS क्या है, तो ये होता है सिंक्रोनस स्पीड। ये क्या है, सिंक्रोनस स्पीड। किसको कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड, तो ये कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की स्पीड। चुंबकीय क्षेत्र की स्पीड को ही हम कहते हैं NS स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड। और NR क्या है, ये है दोस्तों रोटर की स्पीड। ये क्या है, रोटर की स्पीड, है ना। और NS तो यही है, यही चीज है चुंबकीय स्पीड, ठीक है। तो NS यानी कि अगर आपका
चुंबकीय क्षेत्र 3000 आरपीएम पे घूम रही है और रोटर आपका दोस्तों घूम रही है 2700 आरपीएम पे। ठीक है, इसको आप 3000 आरपीएम से भाग दीजिए, जितना मान आएगा वही कहलाएगा अंशीय स्लिप, वही दोस्तों कहलाएगा अंशीय स्लिप। लेकिन अगर आपसे दोस्तों परसेंटेज के बारे में पूछे तो आप लिखना 0.02 से 0.04 ये अंशीय स्लिप होता है, ध्यान रखना अंशीय स्लिप होता है। एक होता है दोस्तों प्रतिशत स्लिप, एक होती है प्रतिशत स्लिप। तो ये प्रतिशत स्लिप क्या है देखना, प्रतिशत स्लिप होती है सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड बट्टे सिंक्रोनस स्पीड गुणा 100। ये क्या चीज है, तो ये है आपकी प्रतिशत स्लिप, है ना, ये प्रतिशत में मान निकाल के देगा। तो किसी भी इंडक्शन, किसी भी 3 फेज इंडक्शन मोटर की प्रतिशत स्लिप का मान कितना होता है, तो नोट करना 2 से 5%, कितना 2 से 5% प्रतिशत स्लिप होती है और अंशीय स्लिप दोस्तों 0.02 से 0.04 के बीच होती है। ठीक है ना, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब सुनना मेरी बात को दोस्तों, स्लिप क्या होती है सुनिए। जो रोटर होती है ना, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, सुनिए चुंबकीय क्षेत्र क्या है, एक प्रभाव है। चुंबकीय क्षेत्र एक क्या है, एक प्रभाव है, इसका कोई आकार नहीं है, ना तो इसका कोई वजन है। ठीक है ना, ये दोस्तों हवा की तरह है, तो हवा जितनी मर्जी उतनी स्पीड से घूम सकती है। तो ये क्या करती है, ये 3000 स्पीड से मान लीजिए कि घूम रही है, और रोटर कभी भी 3000 स्पीड से नहीं घूम सकेगी। कारण यह है कि रोटर एक पदार्थ है और पदार्थ का आयतन होता है, उसका भार होता है, वजन होता है, उसका आकार होता है, वो अपने वजन को लेकर के घूमता है। हवा में क्या वजन होती है, हवा तो दोस्तों बस यूं ही उड़ती रहती है, लेकिन पदार्थ का वजन होता है, रोटर का भी वजन है, अपने वजन को लेकर के वो घूमती है, इसलिए 3000 आरपीएम पे वो नहीं घूम पाती। इसलिए दोस्तों सिंक्रोनस स्पीड हमेशा अधिक होती है रोटर स्पीड से। इस चीज को मैं नोट कर देता हूं यहां से कि जो रोटर की गति होती है ना, रोटर गति दोस्तों हमेशा कम होती है सिंक्रोनस गति से। सिंक्रोनस गति से हमेशा रोटर गति कम होती है। ठीक है ना, अगर ये रोटर गति सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाए तो क्या होगा, सुनना मेरी बात को। अगर ये जो हमारी रोटर की गति है ना दोस्तों, अगर सिंक्रोनस गति के बराबर, यानी कि इसकी भी 3000 आरपीएम हो जाएगी, 1 मिनट में ये 3000 चक्कर घूमने लगेगी, उस समय क्या होगा कि जो फैराडे का नियम है ना वो फेल हो जाएगा। नोट करना यहां पे कि जो फैराडे का नियम है, फैराडे का दोस्तों जो नियम है, ये नियम दोस्तों पूरी तरह से फेल हो जाएगी। जो रोटर में चालक हैं, वो जो चुंबकीय क्षेत्र को काट रहे हैं, वो दोस्तों काटना बंद हो जाएगा, और कटना जैसे ही बंद होगा ना, जो ईएमएफ का मान होता है, ईएमएफ भी दोस्तों 0 हो जाएगी। और ईएमएफ की वजह से ही रोटर में करंट का प्रवाह हो रहा है, जो धारा का प्रवाह हो रहा है ना दोस्तों, वो धारा भी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अब समझना मेरी बात को, जैसे ही धारा शून्य हुआ दोस्तों, जो मोटर में टॉर्क है, जो मोटर में टॉर्क है, टॉर्क क्या है, एक घुमाव बल है ना, यानी कि रोटर को दोस्तों घुमाने के लिए कोई बल ही नहीं उत्पन्न होगा। जब बल ही उत्पन्न नहीं होगा तो रोटर क्या करेगा, उसको मजबूरन रुकना पड़ेगा, रोटर रुक जाएगी, स्थिर अवस्था में हो जाएगी। इसलिए कभी भी रोटर की गति सिंक्रोनस स्पीड के दोस्तों बराबर नहीं करना है हमें, ठीक है ना। और इसीलिए दोस्तों जो रोटर के चालक होते हैं उसको तिरछा, जो मैंने आपको दिखाया था, उसको तिरछा लगाया जाता है ताकि कॉगिंग ना हो सके। कॉगिंग वही चीज है कि दोस्तों रोटर की गति सिंक्रोनस स्पीड के ना बराबर हो जाए। अगर बराबर हो गया ना तो रोटर तुरंत रुक जाएगी। क्यों रुकेगी, वो दोस्तों पूरा का पूरा डिटेल आपके सामने पड़ा हुआ है। क्लियर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये दोस्तों अपने नोटबुक में ना ये उतार के रखिए, ये सीधा दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखना कि यहां से क्या क्या पूछा जाता है। यहां से दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, कई दफा तो पूछे जा चुके हैं कि इंडक्शन मोटर किस नियम पर काम करता है, फैराडे के नियम पर। रोटर की गति सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है या अधिक, ये कई दफा पूछा जा चुका है, दूसरा क्वेश्चन है ना। और दोस्तों ईएमएफ कैसे उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी चालक को आप घुमाएंगे तो चालक को कट करेगा चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय गुण है, वो चालक
चालक को दोस्तों टच करेंगी तो उसमें क्या होगा, ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है ना। और टॉर्क दोस्तों समझ में आ गया। प्रतिशत स्लिप दोस्तों पूछा जा चुका है और ये अंशीय स्लिप पूछा जा चुका है। तो इतने सारे दोस्तों क्वेश्चन का डिटेल आपको केवल एक ही क्वेश्चन में उपलब्ध कराया गया है। तो दोस्तों इसीलिए आपको इस क्लास को ना अधिक से अधिक शेयर करना है और लाइक भी आपको साथ ही साथ करते चलना है। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि जो हमारे 3 फेज की इंडक्शन मोटर है, रनिंग समय में फुल लोड पर यदि सिंगल फेजिंग फॉल्ट हो जाती है तो क्या होती है। अब दोस्तों आएगा मजा, है ना, अब आएगा मजा। सुनना मेरी बात को कि 3 फेज की इंडक्शन मोटर है, ये पूरी तरह से दोस्तों चल रही है किस लोड पर, ये फुल लोड पर चल रही है ना। पेन बदल लेता हूं मैं। फुल लोड पर ये चल रही है, रनिंग कर रही है। यदि सिंगल फेजिंग फॉल्ट हो जाए तो क्या होगा भैया, पूरी कहानी खत्म हो जाएगी, मोटर की कॉइल जल जाएगी। मोटर नहीं जलेगी भैया, मोटर की कॉइल जलेगी, क्योंकि मोटर लोहे की बॉडी की बनी है, लोहा कभी जलता नहीं है ना। तो जलेगी क्या, कॉइल जल जाएगी इसकी। अब इसके पीछे की जो कॉन्सेप्ट है ना, थ्योरी को समझने की कोशिश करना, ताकि इसके अराउंड एग्जाम में किसी भी प्रकार से दोस्तों प्रश्न पूछ देना, आप उसका खटाक से आंसर दे सकें। ये चीज बताता हूं आपको कि सिंगल फेजिंग क्या होता है। मान के चलिए ये है दोस्तों हमारी, ये क्या है, हमारी स्टार में कनेक्टेड एक कॉइल है ना। ये हमारी स्टार में जुड़ी हुई एक कॉइल है। अगर इस कॉइल को हम यहां से आर फेज, यहां से बी फेज, यहां से आर फेज, वाई फेज और बी फेज देते हैं। ये है आर फेज, ये है वाई फेज, ये है बी फेज। समझना मेरी बात को। एक कॉइल है जो कि स्टार में जुड़ी है, आर फेज, वाई फेज, बी फेज, 3 सप्लाई हैं। हम इसको सप्लाई देते हैं। सप्लाई देने से यहां से करंट क्या होता है, आना स्टार्ट हो जाती है। करंट दोस्तों आना इस कॉइल में स्टार्ट हो गई। जब करंट आती है, सुनना, जो जनरेटर होता है ना दोस्तों, अल्टरनेटर, वो क्या करता है, जब करंट को पैदा करता है दोस्तों, ये वो चीज है जिसको फीलिंग के द्वारा महसूस आपको करना है, तभी जाके समझ में आएगी। मोटर में कुछ ऐसे चीज होते हैं ना जिसको दोस्तों महसूस किया जाता है। तो सुनना कि जो जनरेटर होता है, जनरेटर जब करंट को पैदा करती है तो जो आर और वाई है ना दोस्तों, वो पॉजिटिव क्षेत्र में होता है और एक फेस उसका निगेटिव क्षेत्र में। नहीं समझ में आया ना, अरे भैया समझ में क्यों नहीं आएगा। अभी देखिए, यहां से देखिए, जब वो करंट को पैदा करती है तो इस प्रकार से उसका वेव फॉर्म बनना स्टार्ट होता है, इस प्रकार से। ये देखिए, है ना, मैं इसको दूसरे पेन से बनाता हूं। ये हो गई बात। देखिए ऊपर वाली क्या है, आर फेस है, नीचे वाली है वाई फेस और ये है बी फेस। यानी कि ये क्या चल रही है, ये टाइम है दोस्तों, ये क्या है, ये है समय। यहां पे धनात्मक क्षेत्र है, प्लस क्षेत्र है और नीचे माइनस क्षेत्र है। यानी कि देखिए जो आर फेस और वाई फेस है, इसका यहां से देखिए ये क्या है, अभी धनात्मक एरिया में है और बी क्या है, उल्टा बन गया दोस्तों, ये उल्टी बन गई है ना। अब देखिए आर फेस वाई फेस हमेशा ऊपर रहेगा और बी फेस नीचे रहेगी, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो इसी प्रकार से करंट जब इस कॉइल में आएगी तो आर फेस और वाई फेस से इसमें एंट्री करेगी और जो बी वाली फेस है इससे बाहर निकलेगी। ये जो एरो का निशान दिखाई दे रहा है ना, ये बाहर की तरफ है, इसका मतलब ये करंट बाहर निकलती है। अगर दोस्तों कंटिन्यू ये प्रोसेस चल रहा है मोटर में, अचानक से क्या होता है कि ये सिंगल फेजिंग हो जाती है। सिंगल फेजिंग का मतलब मान लीजिए कि ये जो हमारी बी फेज है ये कट हो जाती है, ये यहां से टूट जाती है, अलग हो जाती है। तो ऐसे में क्या होगा कि अब करंट तो यहां से आ रही है, करंट यहां से आ रही है, अब करंट इसके माध्यम से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब केवल और केवल एक ही फेज काम करेगी, लेकिन मोटर को बनाया गया है कि ये 3 फेज में ही काम करे। अब अगर शुरू में ये 5 एम्पीयर का करंट आर फेज से आ रही थी, 5 एम्पीयर का वाई फेज से और 5 एम्पीयर का बी फेज से, टोटल 15 एम्पीयर का करंट आ रही थी मोटर के इस कॉइल में, लेकिन सिंगल फेज हो जाने की वजह से 5 एम्पीयर गायब हो गए। लेकिन मोटर की कॉइल बार बार डिमांड करेगी, मांग करेगी कि भैया मुझे 15 एम्पीयर का ही करंट चाहिए, तभी मैं काम करूंगा। इसके लिए क्या करेगा, ये जो 5 एम्पीयर का करंट है ना दोस्तों, ये इसमें डिवाइड हो जाएगा। अब आर फेज में 7.5 एम्पीयर का और इसमें भी 7.5 एम्पीयर का करंट प्रवाहित होगा। अब फिर मिला के 15 एम्पीयर का करंट होगा।
गया। ऐसे में क्या होता है कि करंट अनबैलेंस हो जाती है। सुनना मेरी बात को, जो करंट प्रवाह है ना दोस्तों, करंट का जो प्रवाह है ये क्या हो जाता है, असंतुलित हो जाती है, असंतुलित हो जाती है। और जब करंट असंतुलित होगी ना तो भाई साहब इनके चारों तरफ, इन वाइंडिंग के चारों तरफ इतना खतरनाक तरीके से उष्मा उत्पन्न होगा ना कि ये दोस्तों ले बैठेगी इस कॉइल को, ये जला देगी इस कॉइल को, ठीक है ना। तो ये पूरी थ्योरी है दोस्तों किस प्रकार से, अगर मैं चाहता ना तो आपको दोस्तों इसी का आंसर देके निकल गया होता आपसे कब का, लेकिन मैं आपके सामने टिका हूं दोस्तों तो सिर्फ इसीलिए कि आपको मैं कुछ ना कुछ सिखाना चाहता हूं। ये पूरी थ्योरी दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आई होगी ना दोस्तों तो फायदा उठाइए इसका। ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं ना भैया, वीडियो को बैक करिए, दोबारा देखिए, नहीं समझ में आएगा फिर बैक करिए, फिर दोबारा देखिए, समझ में आएगा नहीं तो जाएगा कहां से। ये मोटर भाई साहब, ये मोटर को आपने बनाया है, मोटर को आपने बनाया है, ध्यान रखना, आपको मोटर ने नहीं बनाया, इसलिए मोटर का हर एक पार्ट आपको समझ में आना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों मोटर हमारी जल जाएगी। अब थोड़ी सी ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि सिंगल फेजिंग फॉल्ट होती किस वजह से है। दोस्तों सिंगल फेजिंग इस वजह से होती है कि एक मोटर का टर्मिनल है, ठीक है ना, मोटर का मानिए ये एक टर्मिनल है, इसमें कुल 6 टर्मिनल है, ठीक है ना, कुल 6 टर्मिनल है। यहां से देखिए आर फेस, वाई फेस और बी फेस आ रही है, बी फेस आ रही है, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहां से भी निकली हुई ये कनेक्टेड है। अगर इसका जो ज्वाइंट है, कनेक्शन है, अगर प्रॉपर कनेक्शन नहीं रहेगा, अगर लूज कनेक्शन रहेगा दोस्तों तो सिंगल फेजिंग आने का सबसे बड़ा चांस यहीं पे रहता है। और एक छोटी सी गलती की वजह से दोस्तों, टाइटनेस ना होने की वजह से, टर्मिनल टाइट ना होने की वजह से देखिए मोटर हमारी धुआं धुआं हो जाएगी, ठीक है ना। तो जब आप दोस्तों मेंटेनेंस में जाएंगे ना टेक्नीशियन बन के, जॉब के बाद दोस्तों जैसे आप सिलेक्शन होते हैं ना, और पक्का सिलेक्शन होगा आपको, ठीक आपका, तो जब आपका सिलेक्शन होगा तो जब आप मेंटेनेंस में जाएंगे टेक्नीशियन के तौर पे, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आपको बस मेरी याद जरूर आएगी उस वक्त की सर ने बताया था कि भैया टर्मिनल अच्छे से टाइट करो, नहीं तो सिंगल फेजिंग फॉल्ट हो जाएगी। अगर फॉल्ट हो गई ना दोस्तों तो मोटर जल जाएगी, ये चीज आपको ध्यान आएगी। तो आपको सबसे चीज क्या देखना है पहले कि टर्मिनल को टाइट रखना है ताकि सिंगल फेजिंग फॉल्ट ना होने पाए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने पूरे क्लास को देखा और दोस्तों बहुत कुछ सीखा। अगर इसी प्रकार से आपने दोस्तों प्रतिदिन मेरी ये 7 बजे वाली क्लास अगर आपने अटेंड किया ना तो आप यकीन मानिए बस कुछ ही महीनों में आप दोस्तों अपने आप को इतना अपना वो महसूस कर पाएंगे ना कि मुझे अब बहुत कुछ आने लगा। ये जो मोटर है दोस्तों, मैं सीधा दोस्तों आपके अंदर डाल दूंगा। मोटर के जितने भी कॉन्सेप्ट है उन सभी कॉन्सेप्टों को, मोटर आपके काबू में होना चाहिए दोस्तों। मोटर अगर आपके काबू में होगा ना तो आप अगर चाहेंगे मोटर को इस दिशा में घुमाने के लिए तो मोटर इधर घूमेगी, अगर चाहेंगे मोटर को इधर घुमाना तो मोटर इधर घूमेगी। जैसा आप चाहेंगे ना आपके इशारे पे नाचेगी ये मोटर, लेकिन आपको उसके लिए दोस्तों पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना होगा, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट के साथ 10 क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको अपनी तरफ से प्रस्तुत करता हूं, प्रस्तुत कर चुका हूं दोस्तों। और हर एक पॉइंट आपको उम्मीद है मुझे कि आपको समझ में आया ही होगा, क्योंकि दोस्तों जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना सबको दोस्तों समझ में आता है, ये मुझे पूरा विश्वास है, सबको समझ में आता है, ठीक है ना। अब क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट करके आपको जरूर बताना है। और जो भी विद्यार्थी शेयर नहीं किया होगा भाई कर दो यार शेयर, कब तक बुलवाओगे मुझे कि शेयर कर दो, ठीक है। तो कर दीजिए दोस्तों शेयर, और क्लास अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब भी करिए और दूसरे स्टूडेंट्स को भी बताइए कि इस चैनल पे आइए, यहाँ वो खुराक मिलता है दोस्तों, यहाँ पे वो खुराक दिया जाता है जो सीधा आपको सिलेक्शन तक ले जाता है, ठीक है ना। इस बात को दोस्तों आपको बोलना है। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों का मैं दोबारा हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा और थैंक यू कहना चाहूंगा। और कल सुबह दोस्तों मैं फिर से एक कॉन्फिडेंस के साथ आपके सामने 10 क्वेश्चनों को लेकर आपके सामने दोस्तों खड़ा होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है।